हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 16 अगस्त 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये जो वीडियो रहेगा आपके कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हो तो उसके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका एस्टेट हो, एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी, आरआरबी, कुछ भी हो, सभी के लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी नॉलेज आपको प्राप्त होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता है, कल 15 अगस्त था, कल हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा उत्पादन विभाग का डिजिटल मंच कौन सा है जो एक वन स्टॉप खरीदारी ऑनलाइन मंच है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए उपयुक्त सामान लेने के लिए पहुंच प्रदान करता है? तो आप याद रखिएगा, सृजन नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि रक्षा उत्पादन विभाग का है और ये एक वन स्टॉप खरीदारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होगा, जो विक्रेता होते हैं वो स्वदेशीकरण के लिए उपयुक्त सामान लेने के लिए उसमें इनको जो पहुंच है वो प्रदान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2020 से नए महानिदेशक जो कि नौसेना का संचालन करेंगे कौन बने हैं? तो वो बने हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य के रक्षा गलियारे में उत्कृष्टता का केंद्र स्थापित करने के लिए एक एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे का निर्माण करने के लिए इन्होंने एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। ओके, अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? लखनऊ, और गोमती नदी के किनारे ये बसी हुई है। लखनऊ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है, तो ये भी याद रखिएगा। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो लखनऊ से जिसने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था वो थी बेगम हजरत महल, तो ये याद रखिएगा। ओके, उत्तर प्रदेश के सीएम सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। उप मुख्यमंत्री पूछ लिए जाएं कौन है? तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी जो कि राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं। ओके, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी नेशनल पार्क है जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की मथुरा और गोरखपुर में ये कंपैरिजन है कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। मथुरा एक बात से और विख्यात है, मथुरा में पहला हाथी अस्पताल खोला गया है, तो ये याद रखिएगा। ओके, टीम 11 का जो गठन किया गया था उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश के द्वारा गठन किया गया, तो ये याद रखिएगा। कोरोना वॉरियर्स के लिए जो टीम 11 का गठन किया गया वो उत्तर प्रदेश के द्वारा गठन किया गया, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 माह के लिए मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का विकास दर कितना रहा है? तो रहा है -0.58%, और ये जो कंपैरिजन किया गया है जुलाई 2019 से किया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एयर बबल समझौते के तहत किसी भी प्रकार का वैध वीज़ा रखने वाले भारतीय यात्री किन किन देशों की यात्रा कर सकते हैं? एक एयर बबल समझौता हुआ था, उसके तहत क्या है कि अगर आपके पास कोई लीगल वीज़ा है तो आप ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा 14 अगस्त को शुरू की गई 3 महीने चलने वाली मुहिम कौन सी है? तो वो मुहिम है आयुष फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, अब आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं श्रीपद यशो नायक जी, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा गया, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हुआ, छोटा सा हुआ, तो पूछा जा सकता है आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मुहिम का नाम क्या है? तो है आयुष फॉर इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति की जानकारी से संबंधित जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आदिवासी स्वास्थ्य एवं पोषण डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है स्वास्थ्य। अब जो जनजातीय मामले हैं, जो जनजातीय मामले मतलब कि जिसमें स्वास्थ्य और पोषण की बातें होती हैं, तो जनजातीय मामलों की जो मंत्रालय है उसने एक
डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा कि जो जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति होगी उसकी जानकारी उसके द्वारा प्राप्त होती रहेगी। तो उसको नाम दिया गया है स्वास्थ्य। अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मामलों के मिनिस्टर हैं और इनकी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है खूंटी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस विद्यालय को रखा गया है, किस विद्यालय को मिला है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो जो MHRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो अब हो चुके हैं एजुकेशन मिनिस्टर। तो उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक जी और उनका निर्वाचन क्षेत्र है उत्तराखंड, हरिद्वार। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा रेल कोच कारखाना कहाँ पर है? तो भारत का प्राइवेट सेक्टर में रेल कोच कारखाना जो है तेलंगाना में है। मेधा रेल कोच कारखाना, कोंडाकल जिला, रंगारेड्डी, कोंडाकल गांव, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना। ओके, अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में। ओके, तो ये याद रखिएगा। तेलंगाना में अगर अभी CM पूछे जाएं तो कौन है, तो वो हैं के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल पूछे जाएं तो तामिलसाई सौंदरराजन है। तो ये याद रखिएगा। तेलंगाना की अगर दलीय स्थिति पूछी जाए तो तेलंगाना जो राष्ट्रीय समिति है उसमें 63 जो सीट्स हैं वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास हैं। तो ये याद रखिएगा। ओके, और कुल सीटें अगर पूछ ली यहाँ पर कितनी हैं, तो कुल सीटें हैं 119। तेलंगाना के बारे में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है। अगर ज़िले यहाँ पर पूछ लिए जाए तो वो 31 है। और यहाँ की सीमा अगर पूछ ली जाए तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से टच होती है, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही कट के बना हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, उसी तरह से आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण हुआ। ओके, विधानमंडल यहाँ की एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की सीट अगर पूछ ली जाए तो कितनी है, 119 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 17 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। प्रमुख मुख्यमंत्री यहाँ पर के चंद्रशेखर राव थे, अभी भी वही हैं, और प्रथम उपराज्यपाल ES नरसिंहम थे। ओके, नदियाँ यहाँ पर मूसी, कृष्णा और गोदावरी है। मूसी नदी से आपको याद रखना, हैदराबाद जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फसलें यहाँ की जो हैं गेहूँ, ज्वार, कपास, मूंगफली, गन्ना प्रमुख फसलें हैं। बांध अगर पूछ लिए हैं तेलंगाना के तो निजाम सागर बांध, महबूब नगर स्थित जुराला प्रोजेक्ट और नागार्जुन सागर बांध, ये सब आपको तेलंगाना में देखने को मिलेंगे। नागार्जुन जो बांध है वो कौन सी नदी पर है, तो वो कृष्णा नदी पर है। ओके, वैश्विक धरोहर अगर पूछ ली जाए तो वारंगल शहर जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। ओके, और आंध्र प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा 45% है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड अगर पूछ लिया है चंद्रशेखर, मतलब इससे पूर्व जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था इसके न्यायाधीश कौन थे, तो इसके न्यायाधीश जो थे कल्याण ज्योति सेन गुप्ता थे, और ESL नरसिम्हन तेलंगाना के पहले राज्यपाल थे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेना कर्मचारी कौन हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, वे सेना कर्मचारी कौन हैं जिन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो वो है मेजर अनिल ओर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत और हवलदार आलोक कुमार द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सूरज सम्मान के साथ अंगदाता के परिवारों को सम्मानित किया है? तो सूरज सम्मान के साथ अंगदाता को परिवार को सम्मानित करने वाला राज्य ओडिशा है। ओडिशा की बात करें तो कैपिटल क्या हो जाती है, भुवनेश्वर, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। ओके, यहाँ के CM जो हैं नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। ओडिशा के व्हेलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ओडिशा में आपको चिल्का लेक देखने को मिलेगी जो कि एक खारे पानी की लेक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर भी देखने को मिलेगा जिसका निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। ओडिशा के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
ओके। और अगर करंट की बात करें तो भुवनेश्वर में 2020 खेलो गेम्स का आयोजन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसमें पुणे सावित्रीबाई फुले पुणे की जो टीम है वो विजेता रही थी। ओके, तो ये सारी बात याद रखिएगा। चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा की, वहाँ पर जो मिसाइल्स होती हैं ज़्यादातर वहाँ पर परीक्षण किया जाता है। अभी लास्ट ईयर ब्रह्मोस और पिनाक मिसाइल्स QURS जो मिसाइल्स थी उनका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता से संबंधित प्राचलों की वास्तविक समय में दूरस्थ निगरानी रखने के लिए स्वदेशी विकसित की गई फोटोनिक प्रणाली कौन सी है, जिसे प्रोफेसर रावत ततावर्ती जो कि गायत्री विद्या परिषद के निदेशक हैं और GVP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम द्वारा विकसित किया गया है। प्रोफेसर राव ततावर्ती और GVP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित की गई एक फोटोनिक प्रणाली है, उसे क्या नाम दिया गया है, तो उसे नाम दिया गया है AUM एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जीवाणु और ग्वार सेम का उपयोग करके चंद्रमा पर ईंट जैसी संरचना बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और इसरो ने एक साथ मिलकर एक चंद्रमा पर ईंट जैसी संरचना बनाने के लिए स्थायी प्रक्रिया जो है डेवलप्ड की है। अब इसरो की बात हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसके हेड K7 है और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ओके, हमारे भारत में अगर अंतरिक्ष के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हुई उसके जो जनक कहे जाते हैं उसे किन्हें कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। किस अंतरिक्ष वस्तु पर साराभाई क्रेटर नाम से एक गड्ढा है? इस क्रेटर से लगभग 250 से 300 किलोमीटर पूर्व में अपोलो 17 और लूना 21 अभियान उतरे थे, तो वो है पृथ्वी का चंद्रमा। यहाँ पर साराभाई क्रेटर नाम से एक गड्ढा है। ओके, भारतीय सेना का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। और आर्मी डे जो अगर मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसके जो हेड हैं वो है मनोज मुकुंद नरवाने जी। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। 4 दिसंबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का गठन 5 सितंबर 1612 ईस्वी में हुआ था। ओके, भारतीय तटरक्षक बल का अगर गठन पूछ लिया है कब हुआ था, तो 18 अगस्त 1978 को हुआ था। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड आपके कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई डिमांड हो, उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑडियो सुन सकते हैं। वीडियो यहाँ देखिए, ऑडियो वहाँ सुनिए, आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे क्लास की PDF मिल जाए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाना है, या नहीं तो आप रिवीजन के तौर पर PDF रख लें। ओके, एंड आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, पास में बेल आइकन दी होती है उसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोज़ अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, थैंक यू।